Okay, my dear fellows, in this part 3, let me tell you something more about frontal lobe और subconscious mind. सबकॉन्शियस माइंड में इतनी गुंजाइश है कि वो 88% तक अगर ब्रेन कैपेबिलिटीज़ का है, तो आप सोचें इसमें क्या क्या चीज़ें पड़ी होंगी पहले से। वो चीज़ें जो हम ज़िंदगी में देखते हैं, वो चीज़ें जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, हम एड्स देखते हैं, हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, हमें कई तहरीरें हमारी नज़रों से गुजरी होती हैं, कहीं ना कहीं ये जाके हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर होती हैं और हमारे आने वाले जो एक्शंस हैं, जो डिसीजंस हैं, उनमें कहीं ना कहीं इस लाशऊर का मामला होता है, कनेक्शन होता है। और इसी वजह से आपने सुना होगा कि लाशऊरी तौर पे ये काम किया मैंने। भाई लाशऊरी तौर पे ये समझते हैं ऐसी बेख्याली में कर दी, बेख्याली में नहीं, ये पूरा एक ख्याल का नेटवर्क है जो पीछे बैठा हुआ है। और इन दिनों जो NLP करने वाले लोग हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये एक और टर्म मैंने आपकी तरफ थ्रो की है, आप इसको कैच करें। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है, बड़ी तेजी के साथ इसके मास्टर ट्रेनर्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं और इसकी सर्टिफिकेशन अमेरिका से होती है और इसकी जो फाइनल वर्कशॉप है वो गालिबन हॉलैंड है या आई एम सॉरी आई फॉरगॉट, थाईलैंड में इसकी वर्कशॉप्स होती हैं जहाँ से लोग मास्टर ट्रेनर बन के आ रहे हैं। अब ये NLP वाले कर क्या रहे हैं? दे आर नॉट साइकोलॉजिस्ट, ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं है, ये दवा नहीं देते। दे आर नॉट सोशल साइकोलॉजिस्ट, ये मशवरा भी नहीं देते। ये करते ये हैं कि हिप्नोसिस के अमल से गुजारते किसी भी शख्स को हालत बेहोशी में ले जाते हैं और उसी हालत बेहोशी में उसको उसके सबकॉन्शियस तक पहुंचा देते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है क्या उसके सॉल्यूशन उसको नजर आ रहे हैं। इंसान अपने सबकॉन्शियस में देख के बताता है हाँ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तो हमारे पास हैं। फिर वो उसको वापस उसके शऊर में ले आते हैं और यूं ये क्योर कर रहे हैं लोगों को। NLP का ये मैंने सिर्फ एक साइड आपको बताया है, NLP के बहुत सारे डायमेंशंस हैं जिनके ऊपर ये काम अभी भी चल रहा है। तो फ्रंटल लोब ब्रेन की जो है इसके ऊपर यकीनन इसके अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। सबकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं इसमें मौजूद है। अब एक बात है आगे बढ़ने से पहले जो मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि जो डॉक्टर हजरात हैं वो इस बात को एंडोर्स करेंगे मेरी जो मैं बताने वाला हूं कि अगर खुदा ना खासा एक्सीडेंटली ये फ्रंटल लोब डैमेज हो जाए तो क्या प्रॉब्लम आते हैं किसी भी पेशेंट में। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अटेंशन डेफिसिट। अच्छा, इसके लिए तो मैं कहता हूं कि किसी एक्सीडेंट को होने की जरूरत नहीं है। हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जब लेक्चर शुरू होता है ना तो वो फौरन उनका जहन भटकने लग जाता है इधर उधर। वो दिमागी तौर पे वहां हाजिर नहीं होते, फिजिकल प्रेजेंस तो होती है, दिमागी तौर पे वो कहीं इधर उधर घूम रहे होते हैं। और यही मामला इबादत का भी है, जहां इबादत शुरू हुई बस जहन निकल पड़ता है वहां से और कई जगह से घूम के वो पहुंच जाता है। यही खतरनाक है। वो कहते हैं अगर आप फ्रंटल लोब के से कुछ काम लेना चाहते हैं तो जहां आपकी फिजिकल प्रेजेंस हो वहीं आपको मेंटली भी प्रेजेंट होना चाहिए, कहीं भी नहीं। इवन डिस्ट्रैक्शन जैसे आपका ये स्मार्टफोन है आजकल, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जब इंसान किसी महफिल में हो या किसी क्लास में हो तो ये इंसान की जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट करता रहता है। तो अटेंशन डेफिसिट नहीं होना चाहिए, ये इन पेशेंट्स में आ जाता है जिनको ये एक्सीडेंट हुआ। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम देखें कितना बड़ा तोहफा है ये कुदरत का, डिसइनहिबिशन व्हिच इज कॉल्ड सोशल इनएप्रोप्रिएटनेस। यानी इंसान जो है वो कहीं ना कहीं वो ऐसी हरकतें करने लगता है कि जिसे देखकर उसके कैरेक्टर के ऊपर लोग हाथ उंगली उठाने लगे कि यार किस किस्म का बंदा है। और ऐसे केसेस कई मैंने अपने स्टूडेंट्स के देखे हैं कि जिनका एक्सीडेंट हुआ मोटरसाइकिल पे, अच्छे खासे थे, बहुत शर्म हया रखने वाले, उन्होंने अजीब व गरीब हरकतें शुरू कर दी। व्हाट्सएप ग्रुप के अगर अंदर हैं तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे गलत गलत चीजें उन्होंने शेयर करना शुरू कर दी और उनके जो कोलीग्स हैं वो उन्हें डांट रहे हैं और मैं उनसे कहता था कि भाई इनका कसूर नहीं है, ये इनको खुद नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। तो आप और हम सोचें कितना बड़ा तोहफा है अल्लाह रब्बुल इज्जत का कि उसने हमारे अंदर ये एक आला लगा के दिया है कि जो हमें एक रेड लाइट इंडिकेशन के तौर पे बता रहा होता है कि यार लाल बत्ती जल रही है, कुछ प्रॉब्लम है इसमें, ये मुझे समझ में नहीं आ रही ये बात। देयर आर सेवरल थिंग्स रिटन अबाउट फ्रंटल लोब। जो URL मैंने यहाँ यूज किया है वो मैंने यहाँ शो भी कर दिया है। यू कैन ऑल्सो एक्सेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर URL और इसके अलावा मैं अपने लेक्चर्स में भी इसको प्रोवाइड कर देता हूँ। वो मैं वेबसाइट दूंगा तो उसमें आपको ये सारे लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। अब आगे चलते हैं, हाउ वी कैन एक्सेलरेट द फ्रंटल लोब यूजेज। जब ये बात पता चल गई कि हमारी शख्सियत के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए फ्रंटल लोब मौजूद है जिसे हम फोरहेड के पीछे वाला दिमाग कहते हैं और यही मेमोरी पैलेस भी होता है। इसके मुतालिक भी मैं बाद में बताऊंगा आपको कि मेमोरी पैलेस क्या है और किस तरह से इसको यूज किया जाता है।
फिलहाल तो हमें एक्सेलरेशन के मुतालिक हो सकता है आप में से कुछ लोग एक्साइटेड हो रहे हो कि यार हमें भी कुछ ना फ्रंटल लोब के ऊपर काम करना है ताकि हमारी शख्सियत साजी भी हो सके। तो मैं आपको उसका इलाज बता देता हूँ। इलाज बड़ा सिंपल है, तो मुबारक हो आपको, मैंने इलाज बता दिया। वन कैन एनहेंस द डिसीजन सिस्टम बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइजिंग द लॉजिकल थिंकिंग प्रैक्टिसेस। अब आप यही कहेंगे कि भाई ये लॉजिकल थिंकिंग प्रैक्टिसेस क्या हैं, लॉजिकल थिंकिंग होती क्या है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन सिंपल थिंकिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग? एंड इवन बिफोर दिस आई हैव अ क्वेश्चन जो आप में से बहुत कम लोग इसका आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज थिंकिंग। अब जैसे ही मैंने आपसे पूछा व्हाट इज थिंकिंग, आपके जहन ने सोचना शुरू कर दिया। तो भाई जो काम आप कर रहे हैं ना इस वक्त, उसे डिफाइन करने के लिए कह रहा हूं। अब बहुत सारे लोग मुख्तलिफ जवाब देते हैं। कॉग्निटिव मैकेनिज्म है कोई, ये एक एनालिसिस है, कोई रिसर्च है, कोई इल्यूजन्स हैं ये जो इंसान देखता है, ऑब्जर्व करता है, उसको परसीव करता है। ये सारी चीजें तो कंप्लीट डेफिनेशन नहीं बना रही, क्योंकि अगर हम एनालिसिस प्रोसेसिंग कहते हैं किसी थिंकिंग को, तो क्या सारी थिंकिंग प्रोसेसिंग होती है? नहीं होती यकीनन। बहुत सारी थिंकिंग जो है वो प्रोसेसिंग नहीं होती, वैसे ही आ रही होती हैं। ये आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब शरीर खाम नवाए सरोश है आदमी बजाय खुद एक मैशर ख्याल, हम अंजुमन समझते हैं खिलवत ही क्यों ना हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें थिंकिंग की जानिब इशारा कर रही हैं। मैं आपको प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देता हूँ। थिंकिंग दरअसल हमारे ब्रेन न्यूरॉन्स हैं, इनके दरमियान होने वाली इलेक्ट्रिक स्पार्किंग है। क्योंकि शरारे चल रहे होते हैं हमारे अंदर, तो दिमाग के अंदर करंट दौड़ रहा होता है। जब ये करंट दौड़ रहा होता है तो उस वक्त जो कैफियत हम पर तारी होती है, उस कैफियत को हम कहते हैं कि हम सोच रहे हैं। जब ही बड़े बूढ़ों ने कहा है कि अच्छा सोचो तो अच्छी शख्सियत डेवलप होगी, हाँ या नहीं, राइट? और अगर कोई बंदा गलत सोच रहा हो या खराब सोच रहा हो तो उसको देखकर उसके चेहरे को अंदाजा हो जाता है कि ये कुछ सही नहीं सोच रहा। लोग अंदाजा कर लेते हैं ना। तो ये इसी वजह से करते हैं क्योंकि थिंकिंग जो है वो कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी का एक इमेज बन जाती है। तो अभी भी मैंने आपको नहीं बताया कि लॉजिकल थिंकिंग क्या है। लॉजिकल थिंकिंग बताने से पहले इसका फायदा मैं शेयर कर दूं। लॉजिकल थिंकिंग का फायदा देख लेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हो हम क्यों सोचें लॉजिकली, हमारी फील्ड के अंदर लॉजिकल थिंकिंग का क्या काम है। तो मैं आपको बता देता हूं इसका फायदा। बाय थिंकिंग लॉजिकली one can minimize the time and the effort for completion of any assigned task. And tell me honestly, how many of you do want to complete an assigned task before time? आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे हम चाहते हैं कि हम वक्त से पहले काम करने के काबिल हो जाए, राइट? अच्छा, कम से कम मेहनत में हो जाए, बल्ले बल्ले, इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है। सर ये तो फौरन बताएं आप कि कम से कम मेहनत हो और यानी जगह हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चौखा आए, सुना तो होगा आपने। कम से कम एफर्ट पर ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिल सकती है क्या? यकीनन मिल सकती है अगर लॉजिकल थिंकिंग के काबिल हो इंसान। तो अब मैं आपको इस जानिब ले जाना चाह रहा हूं कि लॉजिकल थिंकिंग है क्या। तो इसके लिए हमें कहीं ना कहीं लॉजिक की तरफ जाना पड़ता है। अब ये लॉजिक बनाई किसने थी? ये लुत्फी ज़ादे था, जिसके वालिद आज़रबाईजान के थे और इसकी जो वालदा थी वो ईरानियन थी। और ये इस बंदे ने फजी लॉजिक का कॉन्सेप्ट दिया और उसने बताया दैट देयर इज नॉट ओनली ब्लैक एंड व्हाइट, देयर आर सम ग्रे शेड इन बिटवीन दीज टू कलर्स। ग्रे शेड से होते हुए जाके ये ब्लैक व्हाइट होता है या व्हाइट ब्लैक होता है। और इसकी इंप्लीमेंटेशन उसने बहुत जगह जाके बताई। मैं आपको इसकी इंप्लीमेंटेशन एक अलग तरीके से देता हूं। वो अलग तरीका क्या है ये मैं आपको बताता हूं। वो मैथ की एक सिंपल सी इक्वेशन है, क्योंकि मैथ जो बेसिक मैथ्स है वो तो तकरीबन सभी लोग जानते हैं। मैं एक इक्वेशन यहां पर लिख रहा हूं, x इज इक्वल्स टू x प्लस 1। तो मुझे बताएं ये इक्वेशन जो मैंने लिखी है क्या ये मैथमेटिकली ट्रू है या ये फॉल्स है? टेल मी, आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स। इट इज ऑब्वियसली इट इज रॉन्ग। व्हाई इट इज रॉन्ग? मैथमेटिकली इट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि मैथ ये कहती है कि यहां पर आप x की जगह y ले आए, यहां पर x की जगह z ले आए, कोई भी और वेरिएबल ले आए, अदरवाइज ये इक्वेशन गलत हो जाएगी। अगर कोई फर्दर इसरार करे कि नहीं ये क्यों गलत हो रही है बताएं जरा हमें, तो आप उसे ये कहेंगे कि भाई अगर x की जगह हम 1 पुट कर दें या 0 पुट कर दें तो 0 इज इक्वल टू 1 प्रूव हो जाएगा, जो कि मैथमेटिकली रॉन्ग है। तो मैथमेटिकली तो ये रॉन्ग कंफर्म हो गई कि ये रॉन्ग है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये लॉजिकली क्यों सही है। नेक्स्ट पार्ट में बताता हूं।